बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं भाई साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज वो मेरा मौक़िफ़ जानने के लिए आए, बिलखुसूस पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम का और बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से। सो मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मेरा नाम शेख हबीब है। मैं इलेक्ट्रॉनिक एंड मोटरसाइकिल डीलर लाइन्स का चेयरमैन हूँ। कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद का भी मैं चेयरमैन हूँ और मरकज़ी तंजीम ताजिरान पाकिस्तान का सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ। चारों सूबों की नुमाइंदगी करते हैं। हर सियासी जमात जो अपना मैनिफेस्टो लेके आती है पिछले 70 सालों से, वो सिवाय झूठ के अलावा उनके पास कुछ नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की कौम को लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं दे पाते। पिछली हुकूमत थी, वो ये दावे और वादे कर रही थी कि हम आएंगे, नया पाकिस्तान बनाएंगे और बहुत कुछ देंगे इस मुल्क को। सर 3.5 साल पौने 4 साल का अरसा गुजारा, उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। ये वो शहर है कराची जिससे उनको 14 सीटें मिली, लेकिन बदकिस्मती से वो अपना किरदार अदा नहीं कर सके। उनके दौर के अंदर महंगाई का जो रेशो था वो 7% था 2 साल पहले। अभी पिछले 6 माह पहले उनका जो रेशो जो महंगाई का बढ़ना शुरू हुआ तो 14 और 15% पे महंगाई आ गई। तो हमने मीडिया के ऊपर, आप जैसे चैनल्स पे आने के बाद मीडिया पे हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि जनाब आप महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, प्राइम मिनिस्टर साहब आपकी टीम नाकाम नज़र आ रही है, आप लोग महंगाई को काबू नहीं कर सकते। उस दौरान एक जमात खड़ी हुई, मुस्लिम लीग नून, उन्होंने दावे और वादे किए कि जी हम आ जाएंगे तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे और हम महंगाई के सैलाब को जो है वो कंट्रोल ले आएंगे, क्योंकि हम 40 साल से हुकूमत करते हुए आ रहे हैं। उनके दौरान उनके साथ साथ एक जमात बनी, 13 सियासी जमातें मिल के उन्होंने एक PDM की शक्ल दे के एक जमात बनाई। बड़ी खुशी की बात है, जमात बनी। हमने सोचा कि चलो पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी, क्योंकि आज तक सियासी जमातों के इख्तलाफात ही रहे, एक दूसरे की टांगें खींचते रहे कि चलो ये सारी जमात एक हो गई है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को जो है वो रिलीफ भी मिलेगा, खाने पीने की एशिया के रेट भी बहुत कम होंगे, पेट्रोल भी अपनी जगह पर आ जाएगा, डॉलर के नरखों में जो है वो भी जो इजाफा आ रहा है वो भी रिवर्स हो जाएगा। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये कि 6 माह पहले जो महंगाई का सैलाब था वो 15% था। आज 6 माह के अंदर इस मौजूदा PDM की हुकूमत ने 46% का जो है वो महंगाई का सैलाब जो है लोगों की आवाम के आगे खड़ा कर दिया और गरीब की पहुंच से हर चीज़ दूर कर दी। आप अंदाज़ा करें 6 महीने के अंदर आटे के ऊपर 10 किलो के आटे के थैले के ऊपर 600 रुपये इन्होंने बढ़ा दिए हैं। सब्जी 60 रुपये और 50 रुपये किलो थी, आज वो 250-300 रुपये किलो बिक रही है। जो मुर्गी 200-225 रुपये किलो थी, हमारी बदकिस्मती देखें कि आज पाकिस्तान में 550 रुपये किलो मुर्गी है। तो मुझे बताइए गरीब आदमी करेगा क्या? 25,000 और 20,000 और 30,000 रुपये की नौकरी करने वाला शख्स अपने बच्चों को सर्वाइव कैसे करेगा? ये मईशत तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। ये माशी बहरान इन्होंने पैदा किया है। 6 माह पहले जो मिर्ज़ा इस्माइल साहब को वज़ीर ख़जाना बनाकर लेकर आ रहे थे, उनको ऐसा लॉलीपॉप दे के भेजा गया कि उन्होंने एक घूम लगा दिया और इतनी स्पीड से इन्होंने पैसे बढ़ाए कि कहाँ तो 12 रुपये पिछली हुकूमत ने पेट्रोल पे बढ़ाए थे, तो लोग कहने लगे, इन्हीं की हुकूमत कहने लगे कि जो 12 रुपये पाकिस्तान पे बम गिरा दिया आपने पेट्रोल पे, 12 रुपये बढ़ा के। हमारी कौम अजियत बर्दाश्त नहीं करती, हम इसको कंडम करते हैं। नून लीग ने कहा, आज इन्होंने खुद आने के बाद 60 रुपये, 40 रुपये और 12 रुपये, 112 रुपये इन्होंने पेट्रोल पे बढ़ा दिए और इन्हें एहसास ही नहीं है कि कौम करेगी क्या। आप ये देखें कि जब इन चीज़ों पे रेट बढ़ेंगे, अदम इस्काम को, लोग माशी तौर पे तबाही की तरफ जा रहे हैं। 7 करोड़ से ज़्यादा लोग, इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि 7 करोड़ से ज़्यादा लोग पाकिस्तान में शराय गुर्बत की लकीर से नीचे आ चुके हैं, मुफलिसी की ज़िंदगी पे मजबूर हो रहे हैं। इंडस्ट्रीज से उनको फारिग किया जा रहा है, फार्मासिटी से उनको फारिग किया जा रहा है, ऑफिस से उनको फारिग किया जा रहा है। हम जैसे जो दुकानदार, जो हम ट्रेड करने वाले लोग हैं, कारोबारी जो लोग हैं, वो अपनी दुकानों से सेलमैनों को, लोडरों को फारिग कर रहे हैं। तो सर होगा क्या? देखिए क्राइम बढ़ेगा, जराइम बढ़ेगा। ये क्राइम में और जराइम में जब इजाफा होगा, मेरे मुंह में खाक कि ऐसा ना हो खुदा न खास्ता इस मुल्क के अंदर कोई खाना जंगी की सूरत पैदा हो जाए। और देखें जब किसी सियासी जमात में जब अदब इस्तेमाल होगा ना, जब सियासी जमातें आपस में लड़ रही होंगी, तो दुनिया के दूसरे मुल्क जो है वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। देखिए जी, बात ये कहने का कि फ्लड आया है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का 54% हिस्सा पाकिस्तान का ज़ेरे आब आ चुका है और फसलें तबाह हो गई है, मवेशी मर गए हैं, लोगों के मकानात ढह गए, लोगों के कारोबार ख़त्म हो गए, लोगों के छोटे छोटे जो कारखाने थे वो निस्तो नाबूद हो गए, सफ़ाई ज़मीन से हस्ती से मिट गए। गरीब आदमी बिल्कुल पसमानदगी में चला गया है। कोई सिंध गवर्नमेंट किसी किस्म का कोई सपोर्ट नहीं कर रही।
वफाक किसी किस्म का कोई सपोर्ट नहीं कर रही। मैं खैरात तहसीन पेश करूँगा कराची की आवाम को और बिजनेस कम्युनिटी को कि जिन्होंने चारों सूबों में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सबसे नंबर 1 कराची है कि जो लोगों की इमदाद के लिए बिला खौफ व ख़तर निकल जाता है। और आपने देखा होगा रास्तों में ट्रक लूट रहे हैं हमारे। अफसोस कि आज 1-1.5 माह का अरसा हो गया है, लेकिन आज भी सिंध की वही हालत है, वही हालत ज़ाहिर है। मुझे अफसोस होता है कि सिंध गवर्नमेंट कर क्या रही है। खुदारा अपनी कौम का एहसास करे, अपने लोगों का एहसास करे। चेयरमैन साहब, अल्लाह ताला ने आपको एक बहुत बड़ी सीट दी है। बिलावल साहब, आपको तो अपनी कौम को जो है हाथों में उठाना चाहिए। आज जो फ्लड आया हुआ है, आपको अक़वाम मुत्तहिदा में, यूरोपीय यूनियन में ये आवाज़ उठानी चाहिए कि हम तुम्हारे कोलिशन पार्टनर हैं, हम सारी ज़िंदगी आपके साथ रहे हैं। इस वक्त ये जो आफत हमारे पे आई है, ये आपको पता है किस तरह आई है, इनको सब मालूम है। तो लिहाजा ये जो हमारे पे कर्जे हैं ना, इसे ख़त्म किया जाए, इन्हें ख़त्म किया जाए, नई चीज़ें हमें दी जाएँ ताकि हम अपने पैरों पे खड़े हो सकें, अपनी कौम के लिए हम कुछ कर सकें। और अगर जब हमारे साथ ये खड़े नहीं हो सकते, ये हमें सपोर्ट नहीं कर सकते, तो फिर हमें इनकी पॉलिसी के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। हम इनकी पॉलिसियों के लिए हम रूस से तेल नहीं ले सकते, हमारे पे ऐसी पॉलिसी है, हम ईरान से तेल नहीं ले सकते, हम पे ऐसी पॉलिसी है कि हम किसी और मुल्क से किसी किस्म का एग्रीमेंट नहीं कर सकते। जब तक हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद नहीं होगी, हम कैसे काम करेंगे? हम कैसे अपनी 25 करोड़ आवाम की तरफ देखें चेयरमैन साहब, अपनी 25 करोड़ आवाम की तरफ देखें। ये सिंध जो है 7 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का इस वक्त शहर हो गया है। ये कराची जिसको हम मिनी पाकिस्तान कहते हैं, सिंध का दारुल खिलाफा कहते हैं, 3.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का ये शहर है। बिलावल साहब, इस पर खुसूसी तवज्जो आपको देनी होगी, इस पर आपको खुसूसी तवज्जो देनी होगी। और कराची के लोगों का दर्द, अपना दर्द समझ के इसको दूर करें और सिंध के लोगों को साथ मिला के इस काम को सर अंजाम दें ताकि लोग आपको दुआएं दे सकें। लोग बेरोज़गारी के हालात है, सेहत का निज़ाम सिंध के अंदर बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेडिकल टीमें वहाँ होनी चाहिए, वो हमारे बच्चे हमारे भाई हैं, उनको एहसास होना चाहिए, हमें उनके साथ सपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से मीडिया सब कुछ दिखा रहा है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट भी देख रही है और वफाक भी देख रहा है। सिर्फ कागजी कार्रवाई में हमें सब कुछ नज़र आ रहा है, अमली जामा ग्राउंड रियलिटी पे हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। पार्किंग के मसले मसाइल एक बहुत बड़ा माफिया है और ये माफिया जो है किसी को भी कंट्रोल करने नहीं देता। कोई भी अच्छे अफसरान आते हैं वो काम नहीं कर सकते, उनके तबादले कर दिए जाते हैं, उनके मामलात को आगे पीछे कर दिया जाता है। इस शहर में, इस कराची शहर के अंदर उन लोगों को तैनात करने की बात होती है कि जो मुख मौके की सियासत जानता हो, जो अंडर टेबल पैसे लेना जानता हो। अगर इन्होंने पार्किंग लगानी है तो सरकारी पार्किंग हो, कंप्यूटराइज, जैसे हमने क्रेडिट कार्ड की मशीनें लगाई हुई ना, वैसे लगा दें। मोटरसाइकिल का भी चार्ज घंटों के हिसाब से, कार का भी घंटों के हिसाब से चार्ज लगा दें। अपने सरकारी कोई काम करे ना तो सरकार के खाते में पैसे जाए, हमें खुशी होगी। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कराची शहर से जो है इस पार्किंग के नाम पे भत्ता लिया जाता है। लेकिन ये भत्ता जाता कहाँ है, ये मीडिया मुझसे ज़्यादा बेहतर जानता है। तो मैं समझता हूँ कि ये सब लोगों को देखना होगा और समझना होगा। मैं सिंध गवर्नमेंट से और बिलखुसूस मैं सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कराची शहर के अंदर जैसे क्रेडिट कार्ड की मशीन है, वो मशीनें आप इन सबको दे दें। पार्किंग 1 घंटे का टाइम शेड्यूल रखते हैं, मोटरसाइकिल हो या कार हो, उसकी फ़ीस कर दें। मोटरसाइकिल खड़ी होगी 1 घंटे के 20 रुपये चार्ज है, कार अगर 1 घंटे के लिए कोई खड़ा करता है 100 रुपये चार्ज है। जितने घंटे वो गाड़ी खड़ी करेगा उतने घंटों के हिसाब से उसे चार्जेस देना शुरू कर दे। मैं कहता हूँ अरबों रुपए पाकिस्तान को इस तरह मिल भी जाएंगे। और लोग जो ज़बरदस्ती की पार्किंग के बदमाशी से लगा रहे हैं और जो पैसा ज़िया हो रहा है, कम से कम इस पैसे को बचाया जा सकता है। बज़ाहिर तो सारे लोग बहुत अच्छे हैं, ट्रैफिक के अंदर जो अफसरान हैं बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत आला लोग हैं। लेकिन अब बस बदकिस्मती है कि हम कह कुछ नहीं पाते। इसलिए नहीं कह पाते कि उनके भी दायरे इख्तियार में नहीं है, वो भी बेबस नज़र आते हैं मुझे। वो कौन सी मार्फिया जिसके आगे वो भी बेबस है। हमारी एजुकेशन के अंदर जब आप ऐसे लोगों को, नाहिल जैसे लोगों को अगर आप वज़ीर कानून बना लें, वज़ीर तालीम दे दें, तो मैं समझ नहीं सकता कि हमारे मुल्क का होगा क्या। मकसद ये कहने का खुदारा यार, कम अज़ कम ये तो देखो कि पूरी दुनिया में लोग हमारे पे हंसते हैं। किसी को कोई सीट आप देते हैं ना, तो पहले देने से पहले 10 दफ़ा सोचें कि कोई भी शख्स इस सीट का अहल है या नहीं है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में हमारी बदकिस्मती है
کہ جسے چائے لگا دے, جس کی پرچی آ گئی اسے لگا دیا گیا. ہیلتھ میں کیا کہوں سر, بہت نظام خراب ہے ہیلتھ کا. آپ کسی بھی چاروں صوبوں میں چلے جائیں, آپ آج تک ہمیں کتا کاٹنے کی ویکسین ہم نہیں دستیاب کر سکے, ڈینگی کو آج تک ہم قابو نہیں کر سکے, ایک عام معمولی بخار کو ہم جو ہے کلیئر نہیں کر سکے. پیناڈول جیسی ٹیبلیٹ جو ہے وہ ہمارے ملک میں نایاب ہو جاتی ہے. اس سے بڑی ہماری بدقسمتی کیا ہوگی, آج میڈیسن کے اوپر 600% اضافہ کر دیا. کسی نے دیکھا کوئی چیک اینڈ بیلنس کرنے والا پاکستان میں؟ عدلیات پہ کوئی چیک کرنے والا ہے کہ 600% کا, یعنی کہ ایک سال کے اندر 600% کی گروتھ ہوئی ہے میڈیکل کے اوپر؟ تو آپ اندازہ کریں غریب آدمی کی پہنچ سے تو ہر چیز دور ہو رہی ہے. سر انہی اداروں کو آنا ہوگا جو منتخب ہو کے آتے ہیں, وہ سینسر کام کرے نا, وہ سینسر ہو کے کام کرے, وہ اچھے لوگوں کو لگائے, میرٹ پہ لگائے, پرچی پہ نہ لگائیں, نوٹوں پہ نہ لگائیں. میں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے اسی بات کا مطالبہ کیا ہے کہ 70 سال کی دہائی ہو گئی ہے, ہر سیاسی آنے والی جماعت جو ہے وہ اپنا مینوفیسٹو لاتی ہے اور لوگوں کو بے وقوف بناتی ہے. اب ان کے مینوفیسٹو چیک کیے جائیں جو بھی سیاسی جماعت آتی ہے. اس کے علاوہ کوئی سیاسی جماعت اپنی بات پہ پورا نہیں اترتی ہے. پاکستان کا جتنا نقصان ہوتا ہے الیکشن سے لے کے تمام چیزوں تک, وہ ان کے اثاثے بیچ کے, ان کے اثاثے منضبط کر کے, ان کے اثاثے بیچ کے پاکستان کا نقصان پورا کیا جائے. اور میں نے کل یہ بھی کہا تھا, تمام لوگوں سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس حکومت کو, پی ڈی ایم کی حکومت کو, جو 13 جماعتوں کی بڑی جماعت ہے, اگر یہ سنگل اگر الیکشن لڑیں گے تو میں کہہ رہا ہوں یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. جب 13 جماعتیں مل کے اس مہنگائی کو قابو نہیں پا رہے ہیں, مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے, مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے. میں تو بہت خوش تھا کہ پی ڈی ایم جیسی جماعت آئی ہے, شاید اللہ نے چاہا تو ہمارے دن جو ہے اچھے ہو جائیں گے. لیکن بدقسمتی یہ کہ آج 46% جو ہے مہنگائی کا سیلاب ہے اور کسی کی کان پہ جو ہے رون یہ نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو دسمبر تک کا ہم ٹائم دیتے ہیں, پاکستان کی 25 کروڑ عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے اور بزنس کمیونٹی کی ترجمانی کرتے ہوئے ان کو آن بورڈ لے کے ان کو کہا جائے کہ دسمبر تک اگر آپ مہنگائی کے سیلاب کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہوئے تو یا تو اس سے پہلے خود ریزائن دے کے چلے جائیں, اور اگر آپ ریزائن نہیں دیں گے اور اگر دسمبر تک آپ کنٹرول نہیں کرتے تو ان کے تمام اثاثے سب کے منضبط کر کے اور اس پاکستان کا جتنا نقصان ہوا ہے وہ پاکستان کے نقصان کے اندر ڈالا جائے, تاکہ ہر آنے والا جو بھی شخص اب الیکشن لڑ کر آئے گا وہ پہلے اپنے اثاثے ڈکلیئر کرائے گا, وہ ایف بی آر کے اندر اپنی تمام چیزیں دکھائے گا, اس سے پہلے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. اور باہر سے آنے والا کوئی بھی شخص پاکستان میں الیکشن نہیں لڑنا چاہیے. دیکھیں کراچی تو اس وقت بہت بےحد پریشان ہے, سندھ اس سے زیادہ پریشان ہے اس وقت. سندھ کے اندر جو فلڈ آیا ہوا ہے, ہماری مائیں بہنیں بچے روٹوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں, بے آسرا بے مددگار. تو میں اپنی قوم سے کہوں گا جہاں جتنا دے رہے تھے وہاں کچھ اور اپنی امداد کریں. ہم حکمرانوں کے اس پہ نہ چھوڑ دیں کہ یہ حکمران کچھ کریں گے, یہ حکمران کچھ نہیں کریں گے. یہ دنیا سے امدادیں آ رہی ہیں, دنیا سے جہاز آ رہے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ادارے بہت محنت کر رہے ہیں. اور اس وقت جو کراچی میں جو این جی اوز 3-4 کام کر رہی ہیں انہیں میں خیرات تحسین پیش کرتا ہوں, انہیں سیلیوٹ کرتا ہوں, اور پاکستان کی اور کراچی کی عوام پہ سیلیوٹ کرتا ہوں. خدا را تھوڑی سی اس میں جدت پیدا کر لے کہ ڈور ٹو ڈور جا کے میڈیکل کے معاملات کو اور صحت کے معاملات کو جو ہے نا پہلے دیکھے, تاکہ بچوں کو اور عورتوں کو اور خواتین کو اور جینٹس کو بچایا جا سکے. ہمارا یہ اثاثہ ہے, یہ ہمارا اثاثہ ہے, ان بچوں کو بچایا جا سکے.